अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास सेल साइकिल। आज हम उसका टॉपिक डिस्कस करेंगे माइटोसिस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइटोसिस को देखेंगे कि व्हाट इज़ माइटोसिस एंड देन हम फेजेस ऑफ माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइटोसिस को किसने डिस्कवर किया, ऑब्ज़र्व किया, ये क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या है और किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो 1880s में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, वॉल्टर फ्लेमिंग, जिसने सबसे पहले एक सेल के अंदर, डिवाइडिंग सेल के अंदर देखा था कि न्यूक्लियस जो है वो सीरीज़ ऑफ चेंजेस से गुज़रता है और इसी सीरीज़ ऑफ चेंजेस को उसने माइटोसिस का नाम दिया। ठीक है, क्या मैंने कहा? 1880 में जर्मन बायोलॉजिस्ट जिसका नाम वॉल्टर फ्लेमिंग था, उसने देखा, ये एब्जॉर्व किया कि एक डिवाइडिंग सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सीरीज़ ऑफ चेंजेस से पास होता है। ठीक है, गुज़रता है, और इसी प्रोसेस को उसने नाम दिया माइटोसिस का। माइटोसिस बेसिकली सेल डिवीजन की एक टाइप है जिसमें एक सेल खुद को डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स में, और हर डॉटर जो सेल होता है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि उसके पेरेंट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है। अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनके जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस करते हैं, अदरवाइज़ उनके जो जर्म सेल्स होते हैं वो माइटोसिस नहीं करते। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो भी इसी तरह के सिमिलर प्रोसेस जिसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं उससे गुजरते हैं। ठीक है, और जो है हमारे पास प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं ना, उनमें प्रॉपर माइटोसिस नहीं होती। आगे उन्होंने पूछा हुआ है वाई, इसका मैं आंसर आपको बताऊंगी नीचे। चलें, अभी बता देती हूँ कि जो माइटोसिस होते हैं ना, उनमें प्रॉपर माइटोसिस नहीं होती। क्यों? इसलिए नहीं होती क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना, उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं होता। और माइटोसिस किसका नाम है? चेंजेस ऑफ सीरीज इन न्यूक्लियस। तो जब प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो न्यूक्लियस ही जब प्रॉपर प्रेजेंट नहीं होगा तो इसी वजह से जो है हमारे पास स्पिंडल्स जो हैं डिवीजन के दौरान वो भी नहीं होंगे। तो न्यूक्लियस की प्रॉपर डिवीजन ना होने की वजह से प्रोकैरियोट्स में जो है ना वो माइटोसिस नहीं होती। यही वजह है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि सोमैटिक सेल और जर्म सेल्स में क्या डिफरेंस है, ये अभी मैंने आपको बताया। तो देखें जी, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, मैंने ये बताया कि उनमें माइटोसिस होती है, अदरवाइज़ जो बॉडी के दूसरे सेल्स होते हैं ना उनमें माइटोसिस नहीं होती, उनमें मियोसिस होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये बॉक्स है जी आपके सामने, इसमें क्लियर बताया हुआ है कि सोमैटिक सेल्स आर दोज विच फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सोमैटिक सेल्स बेसिकली वो वाले सेल्स होते हैं जो कि एक जानदार का पूरा जिस्म बनाते हैं, उसकी बॉडी बनाते हैं, जबकि जर्म सेल्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स मतलब कि मेल से स्पर्म और फीमेल से एग, मतलब कि एग और स्पर्म को हम कहते हैं गैमेट्स, और ये जो गैमेट्स होते हैं ये जर्म सेल्स से ही बनते हैं। ठीक है, तो बॉडी के तमाम सेल्स जो कि माइटोसिस करते हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स कहेंगे, और बॉडी के सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स जो कि एग और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं उनको हम जर्म सेल्स कहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसमें डिफरेंस। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं फेजेस ऑफ माइटोसिस। तो ये जो माइटोसिस का प्रोसेस है ये हाईली रेगुलेटेड होता है, और इसके दो मेजर फेजेस होते हैं। नंबर 1 पे आता है कैरियोकाइनेसिस एंड नंबर 2 पे आता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि ऐसी डिवीजन जिसमें न्यूक्लियस को डिवाइड किया गया हो, और ऐसी फ्रेज जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कैरियोकाइनेसिस। ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये भी आगे फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड है। ठीक है, नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज एंड नंबर 4 टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है जी? नॉर्मली अगर आप जेनेटिक मटेरियल को देखें ना न्यूक्लियस में, ठीक है, चले मैं आपको ऐसे बता दूं कि जब एक सेल ने डिवाइड नहीं ना होना होता, जब एक सेल डिवाइड नहीं होता तो जो सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, मतलब कि डीएनए और क्रोमोसोम्स वगैरह, वो बिल्कुल लूज़ हालत में पड़े होते हैं, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती।
ठीक है, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। तो लूज थ्रेड लाइक फॉर्म को हम क्रोमेटिन कहते हैं। अगर आप प्रोफेज के स्टार्ट में देखें तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है ना वो कंडेंस होता है। ठीक है, किस में कंडेंस्ड होता है? एक हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। मैंने यहाँ पे देखें जी, इस वाले डायग्राम में अगर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास ओरिजिनल क्रोमोसोम इस तरह से। और ये जो क्रोमेटिन वर्ड यहाँ पे दिया गया ना, क्रोमेटिन, ये बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से मटेरियल प्रेजेंट होता है हमारे पास। ठीक है, आगे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें जी, यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये वाली चीज़, ये वाली, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमेटिन। ठीक है, और जब ये अरेंज करते हैं अपने आप को तो ये इस शेप में जाते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्लियर है? तो यहाँ पे देखें जी, ठीक है, तो हमने इंटरफेस के जो प्रोफेज था उसमें हमने पढ़े थे 3 फेजेस, G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। G1 फेज़ गैप फर्स्ट होता है, S फेज़ जो है सिंथेसिस फेज़ होता है, जिसमें मैंने बताया था कि डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम्स की। और G2 फेज़ जो है हमारे पास गैप सेकंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, ऑलरेडी हमारे पास डुप्लीकेट हो जाता है S फेज़ के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता है कि ये हमारे पास एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये वाली। ठीक है, जब इस तरह की 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मिलती हैं तो हमारे पास एक क्रोमोसोम बनता है। और हर क्रोमोसोम जो है हमारे पास, उसमें एक सेंट्रल पॉइंट होता है, जिसको हमने कहा था सेंट्रोमेयर। ठीक है, सेंट्रोमेयर सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच होती हैं। और इसी सेंट्रोमेयर के ऊपर हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको काइनेटोकोर कहा जाता है। इसी काइनेटोकोर से क्या होता है, हमारे पास स्पिंडल फाइबर अटैच होती हैं। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे फिर मैं आपको दिखा दूँ, आपको मैं पहले इस डायग्राम से समझा दूँ। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेज में हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती। जैसे ही सेल ने डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये क्या करता है, अपने आप को अरेंज करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इनके साइड पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे ही सेल ने डिवाइड होना होता है, ये ऑपोजिट पोल पे क्या करते हैं जी, मूव कर जाते हैं। एक सेंट्रियोल इधर आ जाता है और एक सेंट्रियोल इधर आ जाता है। अब इस वाले सेंट्रियोल और इस वाले सेंट्रियोल, इन दोनों को कलेक्टिवली मैं सेंट्रोसोम कह सकती हूँ। ठीक है, सेंट्रोसोम। ओके जी, यहाँ पे देखें। ठीक है, तो ये जो सेंट्रोसोम होते हैं ये क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ। और ये क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि हमारे पास एक प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, उससे मिलके बनते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर से बनती हैं। ठीक है, इसी वजह से कंप्लीट जो सेट होता है ना हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स का, उनको हम माइटोटिक स्पिंडल्स भी कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि उनकी जो है ना वो टूटना स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ने अरेंज होना होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेल्प क्या होती है, डिसइंटीग्रेट होती है, टूटती है। और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, सेंट्रल स्पेस की तरफ इन्वेड हो जाते हैं। अगर आप प्लांट सेल की बात करें ना, तो क्योंकि प्लांट सेल हमारे पास हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट होते हैं, तो ठीक है, उनमें न्यूक्लियस जो होता है साइड पे प्रेजेंट होता है। इस वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो माइग्रेट कर जाता है कहाँ, सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, प्रोफेज में वैक्यूलेटेड प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो उनका न्यूक्लियस साइड पे प्रेजेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। तो इनका न्यूक्लियस क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है सेंटर ऑफ द सेल के दरमियान में चला जाता है। ठीक है, इसी वजह से द सेल्स ऑफ प्लांट लेक सेंट्रियोल। और हमारे पास जो प्लांट सेल्स होते हैं ना उनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते। इसी वजह से उनके अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो भी क्या करते हैं, सो स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो वहाँ पे क्या होता है, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है उनकी एग्रीगेशन से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेल्प ड्यूरिंग प्रोफेज। ठीक है, मेन जो बातें हैं प्रोफेज की आप लोगों ने ये याद रखनी है कि बिफोर प्रोफेज जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हमने क्रोमेटिन कहा। और एक जब क्रोमेटिन क्या करते हैं, अरेंज करते हैं प्रोफेज में अपने आप को, तो वो एक हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म देते हैं खुद को, जिसको हमने क्रोमोसोम कहा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, डिग्रेडेड होती है। और स्पिंडल फाइबर जो हैं वो क्या करते हैं, सेंट्रल स्पेस की तरफ इन्वेड हो जाते हैं। ठीक है,
ओके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेटाफेज़, ठीक है। वो कहते हैं कि जब स्पिंडल फाइबर्स अपनी सफिशिएंट लेंथ में इंक्रीज़ हो जाते हैं, मतलब कि उनकी लेंथ जो है जितनी होनी होती है उतनी हो जाती है, तो इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं, जो कि क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच होती हैं। जब 2 काइनेटोकोर हमारे पास, मतलब कि जब 2 काइनेटोकोर फाइबर्स अपने ऑपोजिट पोल की तरफ अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ, तो इन्हीं क्रोमोसोम जो हैं वो अरेंज कर लेते हैं ख़ुद को मेटाफेज़ प्लेट की शक्ल में, मतलब कि ख़ुद को क्या करते हैं, सेल के सेंटर में अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाती चलूँ। ये देखें जी, मेटाफेज़ प्लेट में ये आ गया आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें ये मेटाफेज़ प्लेट बनी है, क्या किया, क्रोमोसोम ने ख़ुद को अरेंज कर लिया है इन सेंटर। तो ये सेंटर में जो अरेंजमेंट है ना इनकी क्रोमोसोम्स की, इनको हम कहते हैं मेटाफेज़ प्लेट। तो मेटाफेज़ प्लेट में सिर्फ आप लोगों ने एक बात अपने जहन में रखनी है कि इसमें क्या होता है, मेटाफेज़ प्लेट बनती है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ख़ुद को अरेंज करते हैं इन द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जब वो सेंटर में अरेंज कर लेते हैं ख़ुद को सीक्वेंस के साथ, तो उसको हम कहते हैं मेटाफेज़ प्लेट। उसके बाद थर्ड फेज़ है हमारे पास एनाफेज़। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको एनाफेज़ के बारे में ये पता होना चाहिए कि इट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल फेज़ ऑफ माइटोसिस, ठीक है। मोस्ट क्रिटिकल का मतलब होता है बड़ी नाजुक सी फेज़ होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स है ना, उन्होंने अपने अपने पोल्स की तरफ स्ट्रेच होना होता है, खिंचाव पैदा होना होता है, ठीक है। तो जब एक पोल, मतलब कि सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू इन जो प्लेट बनी थी हमारे पास मेटाफेज़ प्लेट, उनमें से क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचते हैं। तो एक सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ चली जाती है, एक दूसरी साइड पे, यहाँ पे देखें, ठीक है। ये वाली, ये जो मेटाफेज़ प्लेट बनी है, अब इन स्पिंडल फाइबर्स ने क्या करना है, ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनसे स्पिंडल फाइबर निकल रही हैं, इन्होंने स्पिंडल फाइबर्स ने क्या करना है, इन जो है हमारे पास क्रोमोसोम्स को अपने अपने पोल्स की तरफ खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर तो यहाँ पे प्रॉपरली चली गई हैं, मतलब कि जितने यहाँ पे चाहिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो हमारे पास जो न्यूली ऑफस्प्रिंग बेबी है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। लेकिन इसी फेज़ में आके गड़बड़ हो जाती है, इसी फेज़ में आके बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास क्रिटिकेशंस पैदा हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब नॉन डिसजंक्शन होती है ना क्रोमोसोम्स की, तो हमारे पास डिफरेंट जो है बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊँगी इंशाल्लाह। तो एनाफेज़ में क्या होता है जी, जब एक काइनेटोकोर के स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के स्पिंडल काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं, तो ये क्या करते हैं, सेंट्रोसोम ओरिजिनेट करते हैं। मतलब कि ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, ये अपने अपने स्पिंडल फाइबर्स के ज़रिए क्या करते हैं कि उनको क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचते हैं। पुलिंग एक फ़ोर्स होती है जो कि क्रोमोसोम्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स को क्या करते हैं, इक्वली सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, यही सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव कर जाती हैं, और जो अदर जो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो इलोंगेट हो जाती हैं। मतलब कि जो एक्स्ट्रा हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स होती हैं ना, वो क्या करती हैं, इलोंगेट कर जाती हैं। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि एनाफेज़ के एंड पे एक सेल जो है वो कम्प्लीटली, या आप ये कहें कि बड़ी सक्सेस के साथ, जो 2 डॉटर सेल्स में क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। मतलब कि सेपरेशन हो जाती है आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम्स की। अभी सेपरेट सेल बनते नहीं हैं, लेकिन उनमें क्या हो जाती है, आइडेंटिकल जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी कॉपीज़ की सेपरेशन हो जाती है। देन हमारे पास आता है टीलोफेज़, ठीक है। ये लास्ट फेज़ होता है हमारे पास। टीलोफेज़ बिल्कुल हमारे पास रिवर्सल फेज़ होता है प्रोफेज़ में। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब कि लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, और फिर वो अरेंज करती हैं अपने आप को क्रोमोसोम में। यहाँ पे क्या होता है जी, ये क्योंकि मैंने कहा कि रिवर्सल फेज़ है, प्रोफेज़ का उलट है, तो इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम जो है ऑर्डर्ड जो स्ट्रक्चर है, हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर जिनको हमने क्रोमोसोम कहा, वो दोबारा से क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब कि दोबारा से क्रोमेटिन मटेरियल की शक्ल में आ जाएंगी। और यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे जो वहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेड हुई थी, डिसइंटीग्रेट हुई थी, टूटी थी, ठीक है, तोड़ फोड़ का शिकार हुई थी, यहाँ पे क्या होता है, वो दोबारा से रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये था हमारे पास टीलोफेज़, ठीक है। यहाँ पे देखें जी, डायग्राम में भी मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखें जी, इस तरह से हमारे पास क्या होता है टीलोफेज़ में,
ये क्रोमेटिन मटेरियल आ गया, ठीक है। ये जो है हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड जो कि एनाफेज में सेपरेट हुई थी यहाँ पे, तो ये जैसे ही टेलोफेज में जाती हैं तो क्या होता है, इनमें पिंचिंग स्टार्ट होती है और इनका दोबारा से जो मटेरियल होता है वो क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इनकी जो ये न्यूक्लियर इनवेल्प आपको नज़र आ रही है ये भी दोबारा से रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, क्लियर है। उसके बाद है जी हमारे पास साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यू नो वेरी वेल, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये क्या है, हमारे पास डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। लेकिन एनिमल और प्लांट सेल में ये डिफरेंट होती है। एनिमल सेल में क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट होता है और वैक्यूल को क्या करता है, साइड पे धक्का दे देता है। और प्लांट सेल में हमारे पास वैक्यूल जो है प्लांट सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और वो न्यूक्लियस को धक्का दे देता है पेरीफ्री पे, ठीक है। तो इस वजह से इनमें जो साइटोकाइनेसिस है वो भी डिफरेंट होगी। एनिमल सेल की अगर आप साइटोकाइनेसिस की बात करें तो इसमें एक प्रोसेस होता है क्लीवेज का। क्लीवेज फुर्रो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मेटाफेज प्लेट डिवेल्प्स वेयर द मेटाफेज प्लेट यूज टू बी, ठीक है। जहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनती है ना हमारे पास, वहाँ पे क्या होता है, ये डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाता है। इस दौरान क्या होता है, जो हमारे पास सेल होता है ना, क्योंकि 2 डॉटर सेल्स ने बनना होता है ये, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होता है, पिंचिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं क्लीवेज फुर्रो, मतलब कि एक सेल ने 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लीवेज फुर्रो होती है हमारे पास। यहाँ पे आके जो हमारे पास सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो पिंच होना स्टार्ट होती है, अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट होती है और डेफिनेटली क्या होता है हमारे पास जी, हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। लेकिन अगर आप एनिमल प्लांट सेल की बात करें तो ये इससे कदरें डिफरेंट होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट होता है। तो वेसिकल्स गोल्जी अपरेटस से निकल के, गोल्जी अपरेटस से जो वेसिकल्स निकलती हैं वो क्या करती हैं, सेल के सेंटर में मूव कर जाती हैं और वहाँ पे एक मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क बना लेती हैं, जिसको हमने क्या कहा था, सेल प्लेट, या फिर उसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। तो फ्रेगमोप्लास्ट बेसिकली हमारे पास जब गोल्जी अपरेटस से निकलने वाली वेसिकल सेल के सेंटर में जाके डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि सेल के सेंटर में जाएं, इस तरह से जैसे यहाँ पे क्लीवेज है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखें जी, नीचे आपको डायग्राम में आप लोगों को दिखा दूँ। प्लांट सेल की बात करें तो ट्रायल रिंग जो है माइक्रोफिलामेंट्स की वो बनती है, क्लीवेज फुर्रो का नाम दिया, सेल मेम्ब्रेन पिंच आउट होती है और क्या होता है, हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। अगर आप प्लांट सेल की बात करें, क्योंकि हाईली वैक्यूलेटेड होते हैं, इनमें वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ क्या होता है, गोल्जी अपरेटस से निकलने वाले जो वेसिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेंटर में आके फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं और क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क बना लेते हैं, ठीक है। और इस डिस्क को हमने क्या कहा, हमने इसको प्लेट भी कहा, सेल प्लेट, या फिर हमने इसको फ्रेगमोप्लास्ट का नाम दिया। तो ये जो प्लेट होती है ये आउटवर्ड ग्रो करती है और जो मोर वेसिकल्स होते हैं आने वाली वो भी इन्हीं के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, दोबारा से जो मेम्ब्रेन है वो ज्वाइन कर लेती है पेरेंट की सेल वॉल के साथ और इस तरह नतीजे में हमारे पास क्या होता है, 2 डॉटर सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद से कहती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो गाइस प्लीज़ आप लोग दुआओं में याद रखिएगा और सपोर्ट किया करें बहुत ज़्यादा, बेल आइकन को प्रेस किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, वीडियोस को कंप्लीट देखा करें। आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर सपोर्ट। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।